बच्चों, इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट वीडियो में आज आपका स्वागत है और हम लोग अपने बजट वाले जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे बजट डेफिसिट का, और आपको बजट डेफिसिट का मतलब बताया था कि घाटे की सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें खर्चा ज्यादा हो रहा है और रिसिट्स कम आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये देश के लिए अच्छी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है, घाटे की सिचुएशन है ये। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि तीन तरह के जो है वो डेफिसिट्स हो सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, उसके ऊपर 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे अच्छे से तैयार करना है वो हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था। ठीक है, तो आज हम सेकंड टाइप का डेफिसिट पढ़ रहे हैं बच्चों, और ये वाला जो डेफिसिट है ये तीनों टाइप्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, एग्जाम में अगर तीनों में से कोई एक अगर टीचर को देना हो ना तो वो इस पे सबसे ज्यादा फोकस करता है, फिस्कल डेफिसिट पे। ठीक है, नाम आप सही से पढ़ लीजिए, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, वित्तीय घाटा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट मीनिंग पढ़ेंगे, तरीका सेम रहेगा 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार करने का, 3 या 4 का। पहले हम इसका मीनिंग बताएंगे, फॉर्मूला बता देंगे 1 मार्क, फिर साथ में इसके 3 इंप्लीकेशंस हम बता देंगे। तो 3 पॉइंट्स यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, 3 नंबर की तैयारी तो हमारी यहीं पे हो जाएगी। और ठीक है, और लास्ट में सॉल्यूशंस बता देंगे। तो सेम तरीका रहेगा, पैटर्न वही रहेगा आंसर करने का। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। मीनिंग समझने से पहले आप एक छोटी सी बात समझिए कि रेवेन्यू डेफिसिट में ना एक छोटी सी कमी थी। रेवेन्यू डेफिसिट वाले कॉन्सेप्ट ने क्या किया था, आप याद करिए। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। इसका मतलब रेवेन्यू जो डेफिसिट था उसने सिर्फ रेवेन्यू वाली दोनों चीजों की बात करी थी, है ना। यहां पे देखिए, ये आपका बजट है शॉर्ट में, तो आप जानते हैं ना कि रिसीट्स हमारे रेवेन्यू भी होते हैं और कैपिटल भी। ठीक है, और ऐसे ही एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू भी होता है, कैपिटल भी। बट जो रेवेन्यू डेफिसिट था उसने सिर्फ किसकी बात करी थी, एक तो रेवेन्यू रिसीट्स की बात कर ली थी और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात कर ली थी। एक बात बताओ आप ही सोच के, ये कैपिटल वाली जो आइटम्स है इनकी बात कौन करेगा, ये भी तो रहेगा ही ना। तो इसीलिए हमने एक ऐसा तरीका बनाना जरूरी समझा जिससे कि ना कि सिर्फ रेवेन्यू की बल्कि कैपिटल की भी दोनों चीजों की बात हो सके। ठीक है, दोनों तरह के घाटे की बात हो सके। तो इसीलिए जो फिस्कल डेफिसिट है वो ना ही सिर्फ रेवेन्यू की बल्कि कैपिटल आइटम्स की भी बात करता है, टोटल सब चीजों की बात करता है। ठीक है, तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि हमारे टोटल खर्चे, ना कि सिर्फ रेवेन्यू ना कि सिर्फ कैपिटल, हमारे टोटल खर्चे जो हैं वो ज्यादा हो जाएं और हमारी जो टोटल कमाइयां हैं, टोटल रिसीट्स हैं वो कम रह जाएं। ऐसी सिचुएशन को हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से बताता हूं, फिस्कल डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन होती है बच्चों जिसमें कि हमारे टोटल खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं और टोटल कमाइयां खर्चों से कम रह गई है। ठीक है, तो ये हमारे देश का टोटल घाटा हमें इससे पता चलता है। ठीक है, रेवेन्यू वाले डेफिसिट से सिर्फ रेवेन्यू वाले बजट की बात पता चली थी, बट जो फिजिकल डेफिसिट है उसने हमें ओवरऑल पिक्चर शो कर दी है। तो ये एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, ज्यादा ब्रॉडर तरीका है अपनी कंट्री के घाटे को समझाने का। ठीक है, अच्छा एक बात आप ध्यान रखना कि जब भी आप कभी इसका मीनिंग लिखें तो आप ये लिखेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और टोटल रिसीट्स कम हो। जब आप टोटल रिसीट्स लिखे ना बच्चों तो उसके ब्रैकेट में हमेशा आपने क्या लिखना है, एक्सेप्ट बोरोइंग्स। क्या लिखना है, टोटल रिसीट्स के ब्रैकेट में एक्सेप्ट बोरोइंग्स। इसका मतलब ये है कि जब भी हम टोटल रिसीट्स लिखेंगे यहां पे तो आपको पता होगा कि रिसीट्स जो है टोटल रिसीट्स उसके अंदर तो रेवेन्यू रिसीट्स भी आती है और कैपिटल रिसीट्स भी आती है। और बच्चों आपको याद करिए, एक बारी मैंने आपको बताया था कैपिटल रिसीट्स के अंदर एक आइटम होती है बोरोइंग्स, याद है आपको। तो वो जो बोरोइंग्स वाली आइटम है ना वो हमने नहीं गिननी इसके अंदर, बस बाकी सारे आइटम गिनते हैं, रेवेन्यू वाली भी सारी, कैपिटल वाली भी सारी, बस इसको नहीं गिनते। ठीक है, क्यों नहीं गिनते इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में, बट फिलहाल आप एक छोटी सी चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो एक बार फिर से एक बार मीनिंग इसका देखते हैं। फिजिकल डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन होती है, इट्स अ सिचुएशन इन विच द टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रेटर देन द टोटल रिसीट्स, एंड टोटल रिसीट्स के ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, एक्सेप्ट बोरोइंग्स। बोरोइंग्स वाली चीज को हमने नहीं गिनना, उसको हमने एक्सक्लूड कर देना है यहां पे। ठीक है, तो चलिए इसका फार्मूला अगर हमको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, हम फार्मूला लिखेंगे इसका फिजिकल डेफिसिट, फुल फॉर्म लिखनी है बच्चों। ठीक है, टेस्ट में भी कई बच्चों ने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई थी, शॉर्ट फॉर्म के मार्क्स नहीं मिलते एग्जाम में। तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, और टोटल रिसीट्स के ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, एक्सेप्ट बोरोइंग्स। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा इसका फार्मूला लिखने का। ठीक है, चलिए तो ये हमने इसका मीनिंग क्लियर कर लिया। अब ये हमने बताना है कि जब हमारे देश को इतना बड़ा घाटा हो जाता है तो उसके फिर क्या इंप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, मतलब उसके परिणाम क्या होते हैं बच्चों, इसके इंप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग से भी एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं सिर्फ इंप्लीकेशंस, तो आप इनको अच्छे से समझिए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत मजेदार तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, आइए सबसे पहला इंप्लीकेशन है डेट ट्रैप। डेट का मतलब होता है बच्चों कर्ज।
और ट्रैप का मतलब होता है जाल। तो डेट ट्रैप का मतलब होता है कर्ज का जाल, ठीक है। तो अगर किसी भी इकोनॉमी में बार बार फिस्कल डेफिसिट माने कि घाटा होता रहे तो वो इकोनॉमी एक जाल में फंस जाती है, कर्ज के जाल में। कैसे फंसती है आप ध्यान से समझना मेरा कॉन्सेप्ट, बहुत ही मजेदार सा किस्सा है और रियल लाइफ में हमारी इकोनॉमी में ये हर साल होता है बच्चों, इंडिया की इकोनॉमी में, ठीक है। तो समझिए क्या होता है। आज हम 2020 वाले साल में खड़े हैं, आप मान लीजिए एक बारी कि हम 2016 में आ गए एक बार पीछे, ठीक है। अब 2016 वाले साल में हमारी इकोनॉमी को फिस्कल डेफिसिट माने कि घाटा हुआ बच्चों, एग्जांपल लीजिए 100 करोड़ रुपए का, ठीक है, 2016 वाले साल में या 17 वाले साल में, ठीक है। तो वहां पे 100 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, हमारी इकोनॉमी के पास वो पैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने अमेरिका से 100 करोड़ रुपए ये वाले जो हमें घाटा हुआ उधारी मांग लिए, अपना काम तो चलाना पड़ेगा ना कहीं से मांग के, तो हमने 100 करोड़ रुपए अमेरिका से उधारी मांग ली, ठीक है। अब अमेरिका फ्री में तो पैसे देगा नहीं हमें, वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि जी अब आप इस पे हमको ब्याज भी दीजिए। तो हम कहते हैं चलो ठीक है, हम आपको इस पे साल के एंड पे ब्याज दे देंगे और हम आपको 10 करोड़ रुपए का ब्याज दे देंगे, ठीक है, चलो ठीक है। तो उन्होंने हमें 100 करोड़ रुपए उधारी दे दी। अब बच्चों हमने एक साल और काम किया, पूरी इकोनॉमी एक साल और चली, 2017 से 18 एक साल और चली, और देखिए 10 करोड़ रुपए का लोन इंटरेस्ट तो हमने उनको देना ही था। अब एक साल और जब काम हुआ तो उस एक साल में हमारे ऊपर 200 करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट और आ गया। अब नया साल चला गया ना, तो नए साल का फिस्कल डेफिसिट और आ गया हमारे ऊपर, तो अब इसमें आप 200 करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट और जोड़ लीजिए, ये भी हमारे ऊपर एक तरीके से घाटा हो गया, ठीक है। फिर यूएसए के पास गए वापस से, फिर हमने यूएसए को कहा कि सर हमें 200 करोड़ रुपए आप उधारी दे दो, हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो यूएसए वाले कहेंगे कि देखो भाई तुमने 100 करोड़ तो पहले लिए थे, तो उसका ब्याज तो लेता ही रहूंगा, साथ में अब तुम 200 करोड़ का लोन और लेके जा रहे हो हमसे, तो इसके ऊपर भी ब्याज लूंगा 20 या 30 करोड़ रुपए, ज्यादा भी इंटरेस्ट ले सकता है वो। समझ रहे हो बच्चों क्या हो रहा है, हर बारी वो इंटरेस्ट लेता रहेगा, पिछले वाले आइटम्स पे भी और नई वाली आइटम्स पे भी। फिर 2018-19 वाले साल में फिर ऐसे ही हो गया, फिर अगले साल में ऐसे ही हो गया। तो इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। इसका मतलब कि अगर किसी इकोनॉमी में बार बार ये फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन आती रहे, वो घाटे में पड़ती रहे, तो उसको बार बार क्या करना पड़ेगा, हर बारी उसको जाके कहीं ना कहीं से मदद मांगनी पड़ेगी। और अगर वो मदद हम फॉरेन कंट्रीज से मांगते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मांगते हैं, तो वो हमसे इंटरेस्ट लेगा और हम प्रिंसिपल अमाउंट के बोझ की तरह दबते रहेंगे, हर बारी कर्जा लिया ना हमने उनसे, और साथ में इंटरेस्ट के बोझ की तरह दबते रहेंगे। कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है बच्चों, कंपाउंड होता रहेगा इंटरेस्ट, और हमारे ऊपर जो कर्जा है, कर्जे का जाल जो है वो बढ़ता रहेगा, और इवेंचुअली हम एक ट्रैप में फंस जाएंगे, हमारी इकोनॉमी से बाहर निकल ही नहीं पाएगी कभी, ठीक है। इस डेट ट्रैप का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बच्चों आजकल, जैसे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है या श्रीलंका की जो इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी डेट ट्रैप में फंसी हुई है। चाइना ने इन दोनों कंट्रीज को इतना कर्जा दे दिया है कि अब चाइना जो है वहां पे बहुत सारा कर्जा भी दे चुका और उनके ऊपर इंटरेस्ट भी अब कमा रहा है उनसे, और इन लोगों के पास पैसे भी नहीं है देने के लिए। तो ये चीज है, तो डेट ट्रैप वाली सिचुएशन आ जाती है बच्चों किसी भी इकोनॉमी के लिए, और वो बहुत ही खराब सिचुएशन होती है किसी भी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलिए, तो ये पहला नुकसान हो गया इसका, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट होने का। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों हमें ये फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन नहीं आने देनी चाहिए, या इसको कम से कम रखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है इकोनॉमी के लिए। आइए सेकंड पॉइंट पे, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है बच्चों महंगाई। अच्छा, अब इसकी वजह से महंगाई कैसे होती है बच्चों, मैंने आपको बैंकिंग वाले चैप्टर में समझाया था। देखो महंगाई तब होती है जब लोगों के हाथ में पैसा आ जाए, ठीक है। अब आप एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जांपल सरकार को किसी साल में फिस्कल डेफिसिट मतलब कि घाटा हो गया, सरकार बाहर ना जाके फॉरेन कंट्री से उधारी ना मांग के और आरबीआई के पास गया, आरबीआई के पास जाके सरकार ने बोला कि भाई हमें 100 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, तो आप 100 करोड़ रुपए के नए करेंसी नोट्स प्रिंट करके और हमें दे दो, ताकि हम अपना घाटा जो है उसको चुका सके, हम अपनी जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकल सके, ठीक है। आरबीआई ने गवर्नमेंट की बात मान ली, आरबीआई गवर्नमेंट की एक बॉडी है, तो आरबीआई ने सरकार को 100 करोड़ रुपए के नोट छाप के दे दिए, ठीक है। अब आप सोचिए बच्चों, इसे होएगा क्या, आरबीआई जब सरकार को 100 करोड़ रुपए देगा, तो गवर्नमेंट उस पैसे को इकोनॉमी में तो भेजेगी, और जब गवर्नमेंट उस पैसे का इस्तेमाल इकोनॉमी में भेजने के लिए करेगी, तो उससे लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में मनी सप्लाई बढ़ेगी, और जैसे ही लोगों के हाथ में पैसा आता है तो लोग क्या करते हैं, डिमांड ज्यादा करते हैं। जैसे ही लोग डिमांड ज्यादा करेंगे और सप्लाई उतनी होएगी नहीं मार्केट में, तो उससे महंगाई आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल, तो इससे महंगाई बनती है इकोनॉमी में। तो ये चीज है। तो इन्फ्लेशन के केस में हमने क्या लिखना है
कि अगर गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा मांगेगी, आरबीआई करेंसी नोट्स छाप के गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट उस पैसे को लोगों के हाथ तक पहुंचाएगी, और जब लोगों के हाथ में वो पैसा आएगा, लोग एकदम अपनी डिमांड को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, और जब डिमांड को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन जो है वो बननी शुरू हो जाएगी, जो कि हमारे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी सिचुएशन नहीं है। खासकर गरीब आदमी जो होता है, गरीब तबका सबसे ज्यादा बुरे तरीके से इन्फ्लेशन से मारा जाता है, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। और तीसरी प्रॉब्लम, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। जब भी आप किसी दूसरे देश से, जैसे कि मैंने ए पॉइंट में समझाया था कि हम दूसरे देश से कर्जा मांग के लाते हैं, तो बच्चों देखो, एक तो आप उससे कर्जा मांग के लाए, वो ब्याज देना पड़ेगा, लगातार ब्याज देना पड़ेगा, हर साल ब्याज देना पड़ेगा। इसके अलावा सामने वाली कंट्री जो है ना, जिससे हमने उधारी लिया, वो हमारे ऊपर दबदबा बनाने की कोशिश करती है, वो अपने मन चाहे काम उनसे करवाने की कोशिश करती है, ठीक है। मैंने आपको अभी अभी चाइना का एग्जांपल दिया था कि चाइना ने पाकिस्तान को और श्रीलंका जैसी कंट्रीज को, और भी बहुत सारी कंट्रीज है अफ्रीका में, बट फिलहाल इन दो का एग्जांपल ले, तो इन कंट्रीज को इतना लोन दे दिया बच्चों कि अब चाइना जो कहता है ना, इनको करना पड़ता है। डिपेंडेंस हो गई है ना, हम उन पर निर्भर हो गए, तो वो जो कहेगा भाई, वो हमारा माई बाप है इस केस में, वो जो कह देगा हमें वो करना पड़ेगा, हम मना नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसने हमें लोन देके अपनी पावर से हमें दबा दिया है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि पाकिस्तान का है, तो चाइना का जब मन करता है पाकिस्तान में जाके और अपना रोड्स कंस्ट्रक्ट करवाने लगता है, चाइना के प्रोजेक्ट्स लेके आ जाता है, वहां पे एयरपोर्ट्स बनवा दिए, शिप पोर्ट्स बनवा दिए, जैसे चाहा उनकी इकोनॉमी को चलाया, तो चाइना का दबदबा हो जाता है वहां पे, एग्जांपल के लिए। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना कि जब भी हम फिस्कल डेफिसिट होते होते फॉरेन कंट्री से लोन लेंगे, तो उसकी वजह से सामने वाली कंट्री हमारे ऊपर दबदबा बनाएगी अपना, वो जो चाहेगी वो हमसे काम करवाएगी, ठीक है। अब आप इंडिया का भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर हम इंडिया वाले यूएसए से लोन लेते रहे बार बार, तो यूएसए कल को क्या कहेगा कि भाई जो हम कहेंगे तुमको वही करना पड़ेगा, तुम इंडिया वाले जो है वो ईरान से तेल खरीदना बंद कर दो, क्योंकि हमारी ईरान से लड़ाई है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमें उनकी बात माननी पड़ेगी बच्चों। तो ये भी नुकसान है डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज, कि हम उन कंट्रीज पर निर्भर हो जाएंगे क्योंकि हमने उनसे लोन ले रखा है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों जो है ये नुकसान की बात है हमारे देश के लिए, ठीक है। तो हमने बच्चों फिस्कल डेफिसिट का मतलब समझा कि हमारे देश का टोटल घाटा ये होता है, ठीक है, सिंपल वन वर्ड में अगर आपको ध्यान रखना है। और हमने इसके 3 इंप्लीकेशन पढ़ लिए, और भी कई इंप्लीकेशन हो सकते हैं बच्चों, बट हमारे लिए 2 से 3 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। लास्ट में क्या बताना है, सॉल्यूशन, कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चों अच्छी बात यह है कि जो सॉल्यूशन हमने रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर पढ़े थे, वही सॉल्यूशन यहां भी काम आएंगे, ठीक है। क्या सॉल्यूशंस पढ़े थे वहां, सबसे पहला कि सरकार जो अपने खर्चे करती है, तो जितने भी अननेसेसरी खर्चे हैं, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, सरकार उनको कट करे, ठीक है। सिर्फ जो जरूरत के खर्चे हैं सरकार उन्हीं को करे। जब भाई आप जरूरत के हिसाब से खर्चा करोगे, बिना बात का खर्चा नहीं करोगे, तो देखिए खर्चे क्या हो जाएंगे, खर्चे कम हो जाएंगे। अगर खर्चे कम हो गए तो हमारे ऊपर ये कर्जे वाली सिचुएशन, ये घाटे वाली सिचुएशन आएगी नहीं, और जब घाटे वाली सिचुएशन नहीं आएगी तो हमें कहीं से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, ना ही आरबीआई से उधारी पैसे मांगने पड़ेंगे, और ना ही फॉरेन कोई कंट्री है वो हमें दबाएगी आगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था, इंक्रीज रेवेन्यूज, ठीक है। आप सब तरह के रेवेन्यूज अपने बढ़ाइए, जैसे तैसे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप अपने रेवेन्यू रिसिट्स को भी बढ़ाइए और आप अपने कैपिटल रिसिट्स को भी बढ़ाइए, ठीक है। आजकल अगर आप न्यूज देख रहे हो बच्चों, तो आप देखोगे कि सरकार बहुत सारी पीएसयूज को, माने कि सरकारी कंपनियों को बेचने की कोशिश कर रही है अभी इस टाइम पे, ठीक है। बेचने से क्या होएगा, ये देखिए कैपिटल रिसिट वाला पॉइंट, आप उन्हें डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो सरकार के पास क्या आएगा, उनसे पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो सरकार के पास अपने घर में ही पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा, हमें किसी फॉरेन कंट्री से या आरबीआई से जाके पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि सरकार अपनी कमाइयों को या अपने रिसिट्स को बढ़ाने की कोशिश करे, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशंस हैं, अपने खर्चों को कम करो भैया और अपनी कमाइयों को बढ़ाओ। तो ये 2 सॉल्यूशंस हमें यहां भी एज इट इज काम आ जाएंगे। तो बच्चों ये हमने एक 4 मार्क का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कवर कर लिया जिसका, ठीक है। नेक्स्ट संडे टेस्ट में हम इसको जरूर कंसीडर करेंगे देने के लिए, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। और आज की वीडियो बहुत जरूरी थी, आप अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताइए कि वो सारे बच्चे वीडियो देखें, ठीक है। पिछले 1-2 वीडियो से मैं देख रहा हूं कि काफी कम व्यूज आ रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग कहां बिजी हैं। आप जरूर ये वीडियोस रेगुलरली देखिए बच्चों, बहुत जरूरी वीडियोस हैं इस चैप्टर की, ठीक है। बच्चों एक बात और मुझे आपको इन्फॉर्म करनी है कि हम लोग जो है 1 जून से अपनी क्लासेस शुरू करने वाले हैं, अकाउंट्स की भी और इकोनॉमिक्स की भी, ठीक है। तो जो भी बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप एलीट कोचिंग क्लासेस पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया आपने और आपका इंटरेस्ट है कि आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए बच्चों, ठीक है। हमने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को ओपन कर दिया है। थैंक यू सो मच।